नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी गुरुजी में। आइए दोस्तों, आज एक नए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उसमें देखेंगे कुछ अर्थालंकार। इसमें से आज से शुरू करते हैं दोस्तों, दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार परिभाषा देखते हैं पहले दोस्तों। जब किसी वाक्य में, किसी कथन या वाक्य में उपमेय और उपमान के बीच, उपमेय और उपमान के समान धर्मों में, धर्मों यानी गुणों में बिंब प्रतिबिंब, बिंब यानी इमेज, बिंब प्रतिबिंब का भाव साम्य हो, वहां दृष्टांत अलंकार होता है दोस्तों। तो जब किसी कथन में उपमेय और उपमान, उपमेय और उपमान अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। जिस वस्तु की तुलना की जाती है, जिस वस्तु के साथ समानता बताई जाती है वो उपमेय, और जिस वस्तु के साथ समानता या उसका संबंध जोड़ा जाता है वो उपमान। उनके गुणों में, उन दोनों वस्तुओं में जो गुण होते हैं उनमें बिंब प्रतिबिंब यानी कि चित, छाया और परछाई, प्रतिछाया, जैसे जैसे कोई हमारी छाया हो उसकी परछाई जैसा भाव साम्य, बिल्कुल एक जैसा ही भाव की समानता हो, वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है दोस्तों। बिंब प्रतिबिंब समझ में आ जाना चाहिए आपको। ऐसा संबंध कि जैसे हमारी परछाई हो, इतनी समानता हो, भावों में इतनी समानता हो दोनों पंक्तियों के कि दोनों में ऐसा लगे कि दोनों एक दूसरे की परछाई हो, ऐसी भाव समानता हो, वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है दोस्तों। एक उदाहरण देखते हैं और उसके बाद समझते हैं इसको। उदाहरण जो सर्वाधिक प्रसिद्ध है और बार बार हर जगह बोला जाता है, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। ये दृष्टांत अलंकार का एक बेहतरीन उदाहरण है दोस्तों, कि कवि समझाना चाहता है कि बार बार अभ्यास करने से, लगातार अभ्यास करने से जड़मति यानी जिसकी जो बुद्धि है या जिसकी जो मस्तिष्क की कमजोरी है वो भी है जो चतुराई में बदल जाती है। यानी जो कमजोर व्यक्ति भी होता है किसी बात को समझने में या किसी बात को जानने में, वो भी जो है अगर लगातार अभ्यास करता है तो वो भी उस चीज़ को समझ लेता है, वो जो है उस चीज़ में निपुण हो सकता है, पारंगत हो सकता है अगर कोई काम करता है उसमें। कैसे? उस बात का भाव साम्य कैसे बताया गया है, एक बात देखकर समझाया गया है। किस प्रकार से? जैसे रसरी यानी रस्सी, आवत जात से आने और जाने से, सिल यानी पत्थर पर परत पड़ जाते हैं, निशान यानी निशान। जैसे आपने किसी गांव में गए हो या किसी पनघट पर गए हो तो आप देखेंगे कि उसमें पानी निकाल, रस्सी से जब पानी निकाला जाता है तो रस्सी जो कमज़ोर है और पत्थर जो कठोर है, उस पर भी उस रस्सी के बार बार आने जाने से, रस्सी के घिसने से पत्थर पर भी जो है निशान पड़ जाता है। यानी रस्सी बहुत कमज़ोर है पत्थर की तुलना में, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार उस रगड़ से जो है वो पत्थर पर भी निशान बन जाते हैं। ये निशान आपको अधिकांश किसी कुएं पर अगर आप पानी भरने जाओगे तो पुराने समय में वहाँ पानी भरा करते थे
तो उस रस्सी के आने जाने से जो निशान पड़ते थे उसको इस उदाहरण के रूप में बताया गया है। तो ठीक उसी प्रकार से अगर लगातार व्यक्ति कोई अभ्यास करता है तो वो जो है उस चीज़ में पारंगत या निपुण हो जाता है। तो इन दोनों में भाव साम्यता है। ये अपनी इस बात को समझाने के लिए कि बार बार अभ्यास करने से भी जड़मति यानी जो व्यक्ति मानसिक रूप से थोड़ा कमज़ोर है वो भी जो है उस चीज़ को सीख जाता है। ये बात किस साम्यता से बताई है कि रस्सी के आने जाने से पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। तो अगर हम भी लगातार रस्सी अगर एक पत्थर पर रगड़ी जाती है तो उससे पत्थर पर भी निशान बन जाता है। तो अगर किसी चीज़ का अभ्यास करें लगातार तो हम भी इसको सीख सकते हैं दोस्तों। इसका एक अन्य उदाहरण है दोस्तों, सुख दुख के मधुर मिलन से, सुख दुख के मधुर मिलन से ये जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन में ओझल हो शशि, फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि में ओझल हो घन। सुख दुख के एक जीवन को किस प्रकार से जिया जाना चाहिए या जिया जाता है उसके बारे में कामना की गई है कि सुख दुख के मधुर मिलन से ये जीवन हो परिपूर्ण। सुख और दुख दोनों जब मिलते हैं तब ये जीवन जिंदगी जो है पूर्ण होती है। केवल सुख ही सुख होने से या केवल दुख ही दुख होने से जिंदगी अधूरी होती है। ये किस प्रकार से है, कैसे है, इसको भाव साम्यता बताई गई है। फिर घन में ओझल हो शशि, जैसे किस प्रकार चंद्रमा जो है बादलों में छुप जाता है यानी कि दुख आ जाते हैं। फिर शशि में ओझल हो घन, कभी बादल जो है चंद्रमा के पीछे चले जाते हैं और चंद्रमा निकल आता है। ठीक उसी प्रकार से कभी सुख और कभी दुख दोनों जीवन में आते रहे, ऐसे ही ये जीवन जो है वो पूर्ण होगा, परिपूर्ण होगा। तो जीवन के रस को, जीवन के जो सार को वो इस पंक्ति के माध्यम से समझाया गया है, चंद्रमा के बादलों में छुपने से और बादलों से बाहर निकलने के, इस बात से समझाया गया। ये है दृष्टांत अलंकार दोस्तों। अगला अलंकार है दोस्तों उदाहरण अलंकार। ये दोनों एक जैसे ही लगते हैं, बस जरा सा अंतर होता है। जब किसी बात को कहकर उदाहरण के रूप में दूसरी बात कही जाए और दोनों बातों को किसी उपमा अलंकार के जो वाचक शब्द है उसमें से उपमावाचक शब्द जैसे ज्यों, जिम्मी आदि से जोड़ दिया जाए, वहां उदाहरण अलंकार होता है दोस्तों। अर्थात जब किसी बात को, कोई एक बात कह दी जाए और उस बात को पुष्ट करने के लिए, समझाने के लिए उदाहरण के रूप में कोई एक उदाहरण दिया जाए, उदाहरण के रूप में दूसरी बात, पहली बात को समझाने के लिए एक उदाहरण दिया जाए, वो दूसरी बात हो, उदाहरण के रूप में दूसरी बात कही जाए और दोनों बातों में, पहली बात और जो उदाहरण दिया जा रहा है उन दोनों बातों को किसी उपमावाचक शब्द, उपमावाचक इन उपमा अलंकार के जो वाचक शब्द है उनमें से जैसे, ज्यों और जिमी, ऐसे किसी शब्द से जोड़ दिया जाए, आदि से जोड़ दिया जाए दोनों बातों को, पहले कथन को फिर दूसरा कथन जो उदाहरण के रूप में कहा गया है उस कथन को जोड़ दिया जाए, किनसे, उपमावाचक शब्दों से, वहां पर उदाहरण अलंकार होता है। इसका एक उदाहरण देखते हैं दोस्तों, उदाहरण अलंकार का उदाहरण, जैसे कि बिहारी ने लिखा है,
नीकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात। क्या कहते हैं? नीकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात। जैसे बरनत युद्ध में, क्या? जैसे बरनत युद्ध में रस श्रृंगार न सुहात बिहारी। रस श्रृंगार न सुहात। ये उदाहरण है। नेकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात, यानी कि नेकी यानी अच्छी हो बात, अच्छी बात हो, पर फिर भी फीकी यानी बेअसर, जो अच्छी ना लगे, बेअसर लगे। बिन अवसर की बात, बेअवसर पर जो बात कही गई हो। कि जैसे वर्णत युद्ध में, एक उदाहरण देकर इस जो बात को है, पहला जो एक लोकोक्ति है, कहावत है, उसको कहा गया है कि नीकी पे फीकी लगे, जो बात अच्छी हो लेकिन फिर भी वो बेअसर लगती है, फीकी लगती है। कब? जब वो सही अवसर पर, उचित अवसर पर नहीं कही जाए। कैसे? ये उदाहरण देकर उपमावाचक शब्द को जोड़कर बताया गया है। कैसे? कि वर्णत युद्ध में, वर्णत यानी वर्णन, युद्ध में रस श्रृंगार न सुहात। रस श्रृंगार यानी श्रृंगार रस, साहित्य के जो रस होते हैं, श्रृंगार रस जिसमें प्रेम का चित्रण होता है, वो युद्ध के वर्णन में प्रेम की बात जो है वो नहीं सुहाती, अच्छी नहीं लगती है दोस्तों। तो ये उदाहरण देकर समझाया गया है उस बात को। इसको हम अगर अपन सामान्य भाषा में अगर समझना चाहें तो आप देख सकते हैं कि आज के दौर में भी कैसे आप किसी व्यक्ति के अंतिम संस्कार में और शामिल होने के लिए गए हो, तो आपने वहाँ पर देखा होगा कि आज के युवा या कुछ लोग हैं जो अपने मोबाइल फ़ोन जो है वो अच्छी सी एक रिंगटोन लगा के रखते हैं। तो उसमें एक तरफ तो मृत्यु का शोक है, दुख है, वहीं दूसरी तरफ अचानक किसी के फ़ोन की रिंगटोन बज जाती है। वो एक अजीब ही माहौल की ओर संकेत करती है। कोई गम का, है ना, हो मौसम, माहौल, और जो गाना जो है वो रिंगटोन के रूप में खुशी का गाना, शादी का गाना चलने लग जाए, तो वहाँ पर वो एक हास्यास्पद बात हो जाती है। जिसके फ़ोन में वो रिंगटोन बजती है वो एक हंसी का पात्र बन जाता है वहाँ पे, है ना। सबकी निगाहें अचानक उस पर चली जाती है कि ये क्या है, लोग यहाँ पे शोक में, अंतिम संस्कार में आए और यहाँ पे इसकी रिंगटोन बज रही है कि तेरी शादी में हम तो आए गोरी नाचने गाने, ऐसा कुछ माहौल हो जाता है। तो बेअवसर पर कही गई बात जो है वो बड़ी फीकी लगती है। दूसरा उदाहरण जो मैं कुछ फिल्मी गीतों से लेकर आता हूँ, उसमें ये फिल्मी गीत आपको थोड़े अटपटे लग सकते हैं कि ये क्या पढ़ाई के बीच में फिल्मी गीत दे दिए हैं, लेकिन दोस्तों पढ़ाई जो है वो हर जगह होती है, बस आपको नज़र होनी चाहिए उसको ढूंढने की। तो यहाँ पर एक उदाहरण है, ये समझने के लिए है ये सारे उदाहरण। कैसे कहूँ बिना तेरे जिंदगी ये क्या होगी, जैसे कोई सजा कोई बद्दुआ होगी। कैसे कहूँ बिना तेरे जिंदगी ये क्या होगी, जैसे कोई सजा कोई बद्दुआ होगी। तो किसी के बिना, माँ बाप कुछ भी हो सकता है उसमें, यहाँ पर प्रेमिका को लिया गया है। बिना तेरे, कैसे कहूँ बिना तेरे ज़िंदगी ये क्या होगी, जैसे कोई सज़ा कोई बद्दुआ होगी। ये ज़िंदगी को समझाया गया है। पहली बात कही गई है कि मैं क्या कहूँ, तेरे बिना मेरी ज़िंदगी कैसी होगी। उस बात को दूसरी बात से उदाहरण के रूप में समझाया है कि वो ज़िंदगी कैसी होगी, जैसे कोई सज़ा हो, तुम्हारे बिना
मेरी ज़िंदगी ऐसे होगी जैसे कोई सज़ा काट रहा हो, जैसे किसी ने बद्दुआ दे दी हो, किसी बद्दुआ जैसी ज़िंदगी हो जाएगी मेरी। तो ये उसका उदाहरण है, उदाहरण अलंकार का दोस्तों। ये है उदाहरण अलंकार। अगला अलंकार है दोस्तों विरोधाभास। नाम से ही पता चल रहा है थोड़ा सा कि क्या होता है इसमें। विरोधाभास अलंकार, विरोध का आभास होता है जहां पर जब दो बातों या दो वाक्यों में वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो, प्रतीति या आभास हो, वहां विरोधाभास अलंकार होता है दोस्तों। कैसे? कवि जो है वो शब्दों की योजना इस प्रकार से करता है, शब्दों की जो योजना है वो इस प्रकार से करता है कि दोनों बातों में विरोध प्रकट होता है, लेकिन ध्यान से अर्थ ग्रहण करने पर विरोध शांत हो जाता है, यानी विरोध जो है वो गायब हो जाता है। तो परिभाषा तो यहीं तक होगी दोस्तों कि जब दो बातों या दो कथनों में वास्तविक विरोध यानी विरोध नहीं होता है, उनमें न होते हुए भी विरोध होता नहीं है, लेकिन हम जब पहली बार पढ़ते हैं तो उसमें विरोध प्रतीत होता है, आभास होता है कि यार ये कैसे हो सकता है, ये तो दोनों विपरीत बातें हैं, विरोधी बातें हैं। वहाँ पर विरोधाभास यानी विरोध का आभास होता है, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। कैसे? कवि अपने शब्दों की योजना, कवि जब कविता लिखता है तो वो अपने शब्दों की जो योजना है वो इस प्रकार से करता है कि दोनों बातों में जो दोनों कथन है उसमें जहाँ पर विरोध प्रकट हो रहा है, दोनों बातों में विरोध प्रकट होता है, लेकिन ध्यान से देने पर, लेकिन अगर हम उस कथन पर गौर लगा के ध्यान दें और अर्थ ग्रहण करने की कोशिश करें तो जो विरोध प्रकट होता है वो शांत हो जाता है, यानी फिर लगता है कि नहीं बात तो सही कही गई है, विरोध नज़र फिर नहीं आता है, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। एक उदाहरण से इसे आसानी से समझ सकते हैं दोस्तों। या अनुरागी चित्त की, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े शाम रंग, त्यों त्यों उज्जवल होय बिहारी, त्यों त्यों उज्जवल होय। क्या? या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई। किसकी? ये अनुरागी जो प्रेम में, किसी के भी प्रति प्रेम हो, उस प्रेम में आसक्त जो अनुराग में डूबा हुआ मन है कि इस गति को, उसकी स्थिति को, उसके हालात को, गति यानी हालात, स्थिति को कोई नहीं समझ सकता। जिसने प्रेम किया वो समझ सकता है। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जवल होए, जैसे जैसे वो श्री कृष्ण के प्रेम में, अपने प्रिय प्रेमी के प्रेम में बूढ़े यानी डूबता है। श्याम रंग, श्री कृष्ण, श्याम रंग मतलब श्री कृष्ण में, त्यों त्यों उज्जवल होए, वैसे वैसे वो उसका प्रेम का स्वरूप जो निखर आता है। लेकिन ऊपर से क्या लगता है इसका? यह अनुरागी चित्त की, इस अनुरागी प्रेम में आसक्त मन की गति को कोई नहीं समझ सकता। कैसे? जो जो बूढ़े श्याम रंग, अगर किसी को काले रंग में, किसी भी चीज़ को काले रंग में, ब्लैक कलर में अगर डुबोया जाए तो कैसी होगी? ब्लैक ही होगी ऑब्वियस है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो जो बूढ़े श्याम रंग, जैसे जैसे वो श्याम रंग में डूबा है वैसे वैसे जो है वो उज्जवल यानी सफ़ेद, वाइट हो गया है। जैसे जैसे काले रंग में डुबोया वैसे वैसे सफ़ेद हो गया। ये तो पॉसिबल नहीं है, ये विरोध हो रहा है कि काले रंग में डुबोने पर विरोध सफ़ेद कैसे हो सकता है, ये विरोधाभास है। लेकिन इसके अर्थ को ग्रहण करें, अगर ध्यान लगाकर इसके अर्थ को ग्रहण करें
कि अनुरागी मन जो है, प्रेम में डूबा हुआ जो मन है, वो अगर श्री कृष्ण के प्रेम में डूब गया हो तो वो उसका प्रेम जो है वो और निखर आता है। तो फिर ये वास्तविक विरोध जो है वो ऊपर से दिखाई दे रहा है कि काले रंग में डूबने पर सफ़ेद कैसे हुआ जा सकता है। वो स्थिति जो यहाँ पे शांत हो जाती है अगर यहाँ पे प्रेम के अर्थ को हम ग्रहण करते हैं। तो कि प्रेम में डूबने पर प्रेम का जो स्वरूप है, प्रेम जो है वो और गहरा हो जाता है, प्रेम वहाँ पे कम नहीं होता है। लेकिन काले रंग में डूबने पर सफ़ेद कैसे हो, ये अर्थ ग्रहण करने पर विरोधाभास प्रकट होता है, विरोध का आभास होता है। लेकिन जब सही अर्थ ग्रहण करते हैं कि हम प्रेम में डूब गए हैं तो फिर ये अर्थ सही प्रकट होता है। दूसरा उदाहरण फिल्मी गीत से, लोकप्रिय एक फिल्मी गीत है उससे लिया गया है, वो है ये। टिप टिप बरसा पानी, पानी ने आग लगाई। यहाँ पर पानी के बरसने से आग बुझती है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आग जल गई है। ये ऊपर से विरोधाभास लग रहा है कि यार पानी के बरसने पर आग कैसे लग सकती है। लेकिन यहाँ पर अगर प्रेम की, प्यार की बात की जाए तो बरसात के मौसम में जो है वो विरही जो है, जो अपनी प्रेमी या प्रेमिका के वियोग में है, उसकी जो विरह की आग है वो और ज़्यादा भड़क उठती है। इसलिए कहा गया, इस अर्थ को ग्रहण करने पर ये समझ में आ जाता है कि टिप टिप बरसा पानी, पानी ने आग लगाई। ये विरोधाभास का एक उदाहरण है दोस्तों। एक अन्य उदाहरण है दोस्तों, रिम झिम गिर सावन, सुलग सुलग जाए मन। रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग, बादल के सावन के बरसने पर आग कैसे लग सकती है, तब कैसे हो सकता है। लेकिन यहाँ पर वही बात है, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये लगन, किसी के प्रति प्रेम की लगन लग गई हो तो सावन में उसकी याद जो है, विरह की आग जो है वो और ज़्यादा तड़पाती है, भड़क उठती है। इसलिए ये बात कही गई है कि रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन। ये विरोधाभास अलंकार है दोस्तों। फिल्मी गीतों को आप अन्यथा न लें, ये सिर्फ और सिर्फ आपको सरल भाषा में समझाने के लिए लिए गए हैं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ कमी दिखाई देती है तो ज़रूर डिसलाइक करें, लेकिन डिसलाइक बटन के साथ ही आप उस डिसलाइक के कारण को भी समझाएं, बता दें दोस्तों, ताकि मैं अगली बार कोई वीडियो बनाऊं तो उसमें वो गलती ना दोहराऊं। और अगर आप किसी स्पेशल विषय पर चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं तो आप उस विषय को कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि हम उस पर कुछ रिसर्च कर, मेहनत कर आपके लिए मार्गदर्शन का काम करें। धन्यवाद दोस्तों।